वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो फ्रेंड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड विद्यालय भर्ती 2021 में जो होने वाली है, उसमें मैं अभ्यास सीरीज में यूपी टेट 2018 का सामाजिक विज्ञान का हल प्रश्न पत्र है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए यूपी टेट 2018 का सामाजिक विषय का हल प्रश्न पत्र देखते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा में उपयोगी होंगे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए संबोधि है, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण है, ऑप्शन सी प्रथम उपदेश है और ऑप्शन डी निर्वाण है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम उपदेश। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक निम्नलिखित हैं, जैसे जन्म कमल व साण प्रतीक है, गृह त्याग घोड़ा प्रतीक है, ज्ञान का पीपल विद यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और निर्वाण पद चिन्ह है, और मृत्यु स्तूप है। तो चलिए ये व्याख्या हो गई, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है, यानी किस राजा के अभिलेख से होती है। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष और डी पुलकेशिन। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के अभिलेख से, यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि अशोक के अभिलेख से मिलती है। लुम्बिनी की बात कर ली जाए तो वह वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में है, और सम्राट अशोक के कुल अभिलेख 33 अभी तक प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीनतम स्रोतों में से एक हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। ये व्याख्या हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ए अमरावती, बी सांची, सी भीमबेटका और डी है आपकी बाघ की गुफा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भीमबेटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और यह होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्र के कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिलते हैं। और भीमबेटका की स्थिति अगर पूछ ली जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणिक अवस्थल है, और इसकी खोज की बात कर ली जाए तो वी.एस. वाकाड़कर यानी विष्णु श्रीधर वाकाड़कर द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए। आत्मी सभा की स्थापना इनमें से किसने की है। देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, एम.जी. नरांडे और आत्मानंद पांडुरंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजा राम मोहन राय। आत्मी समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैनिकल, मैगनीज, संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे पत्रों का संपादन किया। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई। लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में भारत की राजधानी सन 1912 में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई। इसके समय में 1911 में राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जिसे दिल्ली दरबार भी कहते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा इन्हीं के कार्यकाल में हुई, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा। शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और अकबर द्वितीय। तो आप लोग जानते हैं कि अकबर द्वितीय के राजा राम मोहन राय ने लंदन भेजा था अपनी पेंशन के लिए बात करने के लिए ब्रिटेन में। तो चलिए देख लेते हैं। अकबर द्वितीय नामक मुगल सम्राट ने सन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में पेंशन और भत्ते के लिए लंदन भेजा, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ। ए 1816, बी 1856, सी 1846 और डी
1826। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1856। 1856 इज द राइट ऑप्शन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। इसके श्रेय दाता केशव चंद्र सेन थे और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसको पारित किया गया। आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1857 की क्रांति से एक साल पहले। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर, यानी शासनकाल 1556 से 1605। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई। यह लंदन की एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका प्रमुख उद्देश्य पूछ लिया जाए तो धन अर्जन करना था। नेक्स्ट देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? मखदूम, याह्या मनेरी, बाबा फखरुद्दीन गजे शंकरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब्दुल कादिर गिलानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबा फखरुद्दीन गजे शंकरी। व्याख्या देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर या बाबा फरीद जिनका नाम था, सूफी संत थे। बाबा फरीद उच्च कोटि के पंजाबी कवि थे। सिख गुरुओं ने उनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। और बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। इसकी अन्य उपाधि पादशाही भी थी, जिसके तहत इसको बादशाह कहा जाता था। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्काली, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान जो है 1519 में फर्स्ट अटैक इंडिया पे हुआ यूसुफ जाति के खिलाफ। यूसुफ जाति के खिलाफ हुआ, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। और इस युद्ध के बाद ही बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और इस युद्ध में ही पहली बार तोपखाना यानी तुगलका नीति का प्रयोग किया। और भी बाबर ने युद्ध लड़े हैं, चंदेरी का, घाघरा का, खानवा का। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2011 की जनगणना में जनसंख्या का हास अभिलिखित है? उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मणिपुर, डी नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड राज्य में सन 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ। जनगणना 2011 के 2 चरणों को पूरा किया गया। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, यानी अब 16वीं होने वाली है 2021 में, याद रखिएगा। और इसके जनसंख्या घनत्व तो 382 थी। 382 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते थे। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। पुरुष और साक्षरता की तुलना सब देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद नदी स्थित है। तो मूसी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, हैदराबाद मूसी नदी पर स्थित कहा जाता है कि किसी समय इस खूबसूरत शहर को कुतुबशाही परंपरा के 5वें शासक मोहम्मद कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड, कोयला एक उदाहरण है, अग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी शैल। कोयला एक अवसादी शैल है। व्याख्या देखते हैं। कोयला एक अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसादी चट्टान की विशेषता यह है कि यह परतदार होती है, जीवाश्म पाया जाता है, चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। एंथाइस कोयला में 90% से ज़्यादा कार्बन होता है जो अवसादी शैल होता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला, पीट, बालू, पत्थर, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं। राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र ग्रह। पृथ्वी का अगर बात कर ली जाए तो पृथ्वी का चंद्रमा है। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है। और बुध और
शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, और मंगल का फिबोस और डीमोस हैं। देखिए, बुध और शुक्र वे 2 ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। बुध सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे निकटतम है। शुक्र सूर्य से दूसरे सबसे निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र को सबसे चमकीला तारा, गर्म तारा, पृथ्वी की बहन इत्यादि, भोर का तारा इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। अन्य ग्रहों के विपरीत यह दक्षिणावर्ती चक्रण करता है। इसे पृथ्वी की भागनी या बहन कहा जाता है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षद्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरब सागर में है। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवर संरचना से हुआ है। इसमें 36 द्वीप हैं, जिसमें केवल 11 द्वीपों पर ही भारतीय अधिवास पाया गया। इसका सबसे बड़ा द्वीप एंटोद द्वीप है। एंटोद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र और टुंडा क्षेत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो फल उत्पादन होते हैं इन्हीं क्षेत्रों में होते हैं। और भूमध्य सागर को रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम की तरफ ये सागर एक बेहद संकरी खाड़ी से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, जिसे जिब्राल्टर की खाड़ी कहा जाता है। भूमध्य सागर में 21 देशों की तट रेखा यानी कोस्टल एरिया टच करती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, पामीर और म्यांमार। तो आप लोग जानते हैं कि पामीर को कहा जाता है विश्व की छत। पामीर को संसार की छत कहते हैं। पामीर मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। पामीर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत शीर्ष पर स्थित घाटी। फारसी भाषा में अगर कह दिया जाए तो इसे बाम दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में स्थित है, सबसे बड़ा मरुस्थल यानी शुष्क प्रदेश है। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा शब्द अरबी शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान। यह 11 देशों में फैला है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी यहीं से गुजरती है, इसके पूर्वी भाग से। अब देखिए, पाकल दुल बिजली योजना परियोजना कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पाकल दर विद्युत बिजली ऊर्जा जम्मू कश्मीर में स्थित है। 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 1000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन यहाँ से होता है और यह जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी बिजली परियोजना है। यह परियोजना किश्तवाड़ जिले चिनाब नदी पर निर्मित की जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? तो देखिए, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया, ये सब आपकी क्या हैं? रोपड़ फसल हैं। और नहीं पूछा यहाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रोपड़ फसल नहीं है। तो गेहूँ एक रोपड़ फसल नहीं है। रोपण कृषि क्या होता है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। चाय, कहवा, काजू, रबड़, कपास की एकल फसलें उगाई जाती है। दो भिन्न पौधों के विभिन्न अंगों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना रोपण कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नाटो यानी NATO का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, B न्यूयॉर्क, C लंदन, D पेरिस। तो नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी एक सैन्य गठबंधन है, मिलिट्री अलायंस है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसकी आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी फ्रांसीसी है और इसका महासचिव जेम्स
लेंटबर्ग है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ए 18, बी 28, सी 24, 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। इनमें से 14 भाषा को संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन समय समय पर संशोधन करके अन्य भाषाओं को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे 1967 में सिंधी और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगो, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह ये व्याख्या हो गई आपकी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक और संघात्मक। राइट ऑप्शन हो जाएगा संघात्मक। संघात्मक नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। संघात्मक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? ए व्याख्यान, बी सभ्य दिशागन, सी कार्य निर्धारण और डी है वाद विवाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभ्य दिश साधन। यानी देखने और सुनने से ज़्यादा आपको क्या हो जाता है, यादें हो जाती हैं, चीज़ें माइंड में आप मेक कर लेते हैं। अध्यापन के दौरान पाठ सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन सामग्री को प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण में अधिगम हेतु 3 प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एक सभ्य साधन जिससे आप सुनते हैं, दूसरा दृश्य साधन यानी ब्लैक बोर्ड से दिखते हैं, तीसरा विजुअल होता है जो एक कंप्यूटर या प्रोजेक्टर के माध्यम से जो क्लासें स्मार्ट क्लासें चलती हैं उसमें सभ्य और दृश्य साधन होते हैं। सभ्य का मतलब सुनाई देना, दृश्य का मतलब दिखाई देना। नेक्स्ट देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? राजनीति विज्ञान, इतिहास, दर्शन, भूगोल। तो आप लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र का जो अध्ययन हुआ उच्च प्राथमिक स्तर यानी क्लास 8 तक नहीं पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्लास 8 में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? तो इतिहास पढ़ाया जाएगा, राजनीति शास्त्र को हम लोग नागरिक जीवन कहते हैं, और भूगोल पढ़ाया जाता है। तो ये 3 सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल पढ़ाया जाता है। अपितु अर्थशास्त्र भी 6 से 8 तक की पुस्तकों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। तो अगर ऑप्शन आ जाए राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, यहाँ अगर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ अर्थशास्त्र हो जाएगा तो वो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, एक अस्थायी थे, तो अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समझकार किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, उपराष्ट्रपति काम करेगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थिति है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। तो ऑप्शन देखकर ही वहाँ पे टिक किया जाएगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समझकार उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना यूएस के उपराष्ट्रपति से की जाती है। उपराष्ट्रपति के पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है? CTBT, NPT,
पीटीबीटी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीटीबीटी। पीटीबीटी यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि का भारत सदस्य है। इसे एलटीबीटी यानी सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में भी जाना जाता है। यह एक हथियार नियंत्रण समझौता है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षण को प्रतिबंधित करना है और परमाणु प्रसार को सीमित करना है। यह प्रारंभ में यूएसए, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम के मध्य त्रिपक्षीय समझौता था। 24 सितंबर 1963 को संयुक्त राज्य के सीनेट द्वारा प्रमाणित एलटीबीटी को लागू हुआ और 10 अक्टूबर 1969 को अन्य देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खोला गया। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला? सोमालिया, बी दक्षिण सूडान, सी कांगो और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दक्षिण सूडान में भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं इसका संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक ऐसी व्यवस्था की कमी महसूस की गई कि जिससे विश्व को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे विश्व के सभी सदस्य मिलकर सहानुभूति, आपस में सामंजस्य बनाकर विरोधों का सामना करके विरोधों को दूर किया जाए आपसी समझौते के द्वारा। तो एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन बना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका अभिकरण नहीं है। देखिए क्या क्या है इसका अभिकरण है। खाद्य और कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय सागरीय संगठन है, आईएमएफ है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जैसे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूपीओ इत्यादि हैं। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये इसलिए जाना जाता है कि यह किसानों द्वारा उपयोग में लाई गई खाद है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में यानी फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के रूप में भी किया जाता है। चलिए देखें, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। ए 1000 लीटर, बी 10,000 लीटर, सी 1,00,000 लीटर, डी 10,00,000 लीटर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1,00,000 लीटर, 1,00,000 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाला 10⁸ तो ये आपका हो गया। केला का कायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, संकर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तने द्वारा। तने द्वारा केले के भूमिगत तने का प्रंग कहा जाता है जिसमें कई कलियां निकलती हैं। इनमें से प्रत्येक कलिका अंकुरित होकर एक एक बबूल नुमा प्रकरण का निर्माण करती है। इस प्रकार के बने बेबी प्लांट को सूकर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि केले का कायिक प्रवर्धन कलिकाओं द्वारा होता है कि जो कि तने से निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता घाई है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया। तो यूरिया हो जाएगा। यूरिया आपका हो जाएगा फ्रेंड तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ या स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। यूरिया का सर्वप्रथम प्रयोग 1773 में मूत्र में वैज्ञानिक हिलेरी राउले द्वारा खोजा गया, परंतु कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाना कैसे जर्मन वैज्ञानिक को जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, खेत में हरी
खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक अवस्था, फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के बाद की अवस्था और परिपक्व अवस्था। तो ये हो जाएगा फूल आने के पूर्व की अवस्था। फूल आने के पूर्व की अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है चीनोमीटर, पोटोमीटर, रिफेक्टोमीटर, टेंडोमीटर। तो हो जाएगा रिफेक्टोमीटर। फल के रस में चीनी की सांद्रता रिफेक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। रिफेक्टोमीटर का उपयोग सांद्रता मापन के तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग रक्त, प्रोटीन एकाग्रता, चीनी सामग्री, नम्रता आदि को नापने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जेली बनाने के लिए पेक्टिन का कार्य क्या है? ए, फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को साफ करना, सी, फलों के रस का थक्का बनाना और डी, फलों के रस को रंगीन बनाना। तो पेक्टिन का जो कार्य होगा, पेक्टिन का क्या कार्य होगा? फलों के रस का थक्का बनाना। यानी जो आप लोग जेली खाते हैं वह एक क्या होता है? थक्का नुमा पदार्थ होता है। पैक्टिन का प्रमुख कार्य फलों के रस का थक्का बनाना। पैक्टिन एक तरह का घुलनशील फाइबर होता है जो कि पौधे की कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले ऊतकों में पाया जाता है। अच्छा चलिए बताइए, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? एंथोसाइनिन, साइनाइड, जेंथोपिल और लाइकोपिन। तो देखिए, टमाटर का जो लाल कलर होगा, लाल रंग होगा, वह लाइकोपिन के कारण होगा। व्याख्या देखते हैं, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन रंजक के कारण होता है। लाइकोपिन टमाटर के अतिरिक्त अन्य लाल फलों और सब्जियों जैसे लाल गाजर हो गया, तरबूज हो गया, पपीता आदि में लाइकोपिन पाया जाता है। यानी जहाँ जहाँ आप लाल चीज़ें देखें, जैसे टमाटर देख लीजिए, गाजर देख लीजिए, तरबूज देख लीजिए, पपीता देख लीजिए, इनमें जो लाल कलर होगा वह लाइकोपिन के कारण होगा। और यह पानी में क्या है? अघुलनशील है। यह केवल जैव त्रावकों तथा तौल में ही घोला जाता है। रासायनिक दृष्टि से लाइकोपीन एक कैरोटीन है। जैसे गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। नींबू के फल में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मौलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो देखिए, टमाटर के फल में रस जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल की बात कर लीजिए तो इमली में होता है, और सिरके में एसिटिक होता है। देखिए, नींबू के फल में सिट्रिक फल होगा। सिट्रिक फल अम्ल जो होता है, सिट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक है। नींबू के रस में 6 से 7% तक सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक संरक्षक है। यानी आप किसी चीज़ में नींबू का रस रख के उसको क्या करते हैं कि सेव कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ये भोजन और मृदु पेयों को खट्टापन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी नींबू का रस में क्या होता है? खट्टापन, विटामिन सी का स्रोत होता है। और अम्ल की बात कर ली जाए तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ। तो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में अवस्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा नागपुर में एगमार्ग, जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क का प्रयोग कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू है, जिसे 1986 में संशोधित किया गया। वर्तमान एगमार्क मानक में 205 विभिन्न किस्मों के गुणवत्ता के दिशा निर्देश किए गए हैं। देखिए, एगमार्क वो होता है जो किसी भी चीज़ों को आपको प्यूरिटी देता है, यानी शुद्धता देता है, जिससे आप निश्चिंत होकर उस वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। अचल स्वर कौन सी हैं? सा, पा, सा, मा, सा, घा, सा, धा। तो सा, पा जो है अचल स्वर है। राग यमन किस ठाट से उत्पन्न होता है? तो यह बिलावर, बी कल्याण, सी भैरवी, खमार। तो कल्याण से राग यमन को राग कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इस राग की उत्पत्ति कल्याण ठाट से हुई है। इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर या संध्या के समय गाया जाता है, कल्याण ठाट को। भैरवी को बात कर ली जाए तो यह प्रातःकाल गाया जाता है। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं लय, ताल, सम, छंद। तो संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को लाल
लय कहते हैं। संगीत में समान गति के सतह प्रवाह कोई चीज़ गाने या बजाने के विशेष और सुंदर ढंग से जिसमें स्वर का उतार चढ़ाव अन्य प्रकार की शैलियों से बिल्कुल अलग हो, लय कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग म प नी सा नी धा पा म प ग म ग किस राग का स्वर समूह है? राग यमन, राग कल्याण, राग बिहाग, राग बिलावर। तो राग बिहाग का है। ग म प नी सा नी धा प म ग ग ग इत्यादि। चलिए, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, श्याम लाल गुप्त पार्षद, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद। देखिए, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्याम लाल गुप्ता पार्षद थे। 7 पद वाले इस मूल गीत के बाद में कांग्रेस ने 3 पद संख्या 1, 6, 7 में संशोधन करके झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। इसे फरवरी 1938 में स्वीकृत किया गया। 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र ने इसे स्वीकृति दी। ऐतिहासिक अधिवेशन हरिपुर में हुआ। अच्छा, पूछा जाए कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है सुभाष चंद्र बोस ने किस सन में किया? तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1938 में, 1939 में। एडिशनल फैक्ट है जिसको मैं इसमें जोड़ देता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन हैं पाराइथिक्लिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। उपयुक्त में कोई नहीं। तो थायरॉक्सिन से निकलने वाला है थायरॉक्सिन। हार्मोन थायरॉक्सिन है, यह शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दिल के कार्य और पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। यह हड्डियों को भी मजबूत करता है। चलिए, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? खदकाना, उबालना, स्टूइंग। उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि उपयुक्त में से ये सभी है। इसके अंतर्गत खदकाना, उबालना, स्टूइंग विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ढोकला बनाने के लिए प्रयोग विधि है खमीरीकरण, उथली चिकनी विधि, गहरी चिकनी विधि, उबालना। तो फ्रेंड, इसमें आप लोग देखिए, ढोकला में क्या होता है? खमीरीकरण होता है, तभी वह फूल के मुलायम पड़ता है। ढोकला नामक व्यंजन तैयार किया जाता है। मुख्यतः यह गुजराती व्यंजन है। खमीरीकरण के दौरान सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट या फफूंद ऑर्गेनिक यौगिक में बदल जाते हैं। इससे भोजन में नेचुरल और फायदेमंद जीवाणु बन जाते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड, यहाँ आपको बता दें कि उपयुक्त सभी अवस्था जो है इसमें क्या हो जाएगी? देखिए, शैशवावस्था की बात कर ली तो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था की बात कर ली जाए तो 6 से 12 होती है। किशोरावस्था की 12 से 18। और रास नामक विद्वान ने 1 से 3 वर्ष की आयु को क्या कहा? शैशवावस्था कहा है। तो इसका ऑप्शन 2 से 6 वर्ष की आयु किसी में हो जाएगी? शैशवावस्था में। जल प्रदूषण का कारण है बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल प्रदूषण होता है, कीटनाशकों का प्रयोग करने से भी जल प्रदूषण होता है, अब मनुष्य के क्रियाकलापों जैसे फैक्ट्रियों का निर्माण के द्वारा पानी प्रदूषित होता है। तो देखिए, जल प्रदूषण झीलों, नदियों, तालाबों, समुद्रों, भूजल में अवक्षान्दित पदार्थों की मिलने से होता है। जो पदार्थ जल में प्रदूषित करते हैं वे प्रदूषक कहलाते हैं। जल प्रदूषण बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशकों का प्रयोग, मनुष्य के क्रियाकलाप आदि कारणों द्वारा होता है। जल प्रदूषण से स्किन कैंसर, पोलियो, टाइफाइड, गुर्दे के रोग, पीलिया आदि उत्पन्न होते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास। उपयुक्त में से सभी। तो शारीरिक शिक्षा का विकास क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपको व्यायाम करना सिखाया जाता है, योग के माध्यम से आपको मन शांत होता है, मानसिक विकास होता है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से मजबूत करना। नेक्स्ट देखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार, दुती चंद। तो आपको जानते हैं पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली महिला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एरो इंडिया एयर शो के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरकर इतिहास रच दिया।
दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, खनिज है। तो आप जानते हैं कि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दालों का सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। रासायनिक गठन के अनुसार प्रोटीन को सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन नामक 3 श्रेणियों में बांटा गया। सरल प्रोटीन का गठन केवल अमीनो अम्ल द्वारा होता है। प्रोटीन द्वारा ही प्रतिजैविक एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडीज़ बनती है प्रोटीन द्वारा, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा होती है। जे मुल्डर ने 1840 में प्रोटीन का नामांकन किया। एलएसडी के सेवन से होता है तो कैंसर, किडनी का रोग, यकृत का रोग, मानसिक विभ्रम हो जाता है। एलएसडी के सेवन से मानसिक विभ्रम हो जाता है। एलएसडी का पूरा नाम लिसार्गिक एसिड डायथिलेमाइड होता है। यह एक तरह का ड्रग्स होता है। इसे नशे के आदी के लोग ब्लास्टर पेपर के रूप में स्वाद लेते हैं। व्यायाम का लाभ क्या है? रक्त प्रवाह में वृद्धि, भूख लगना, फुर्तीलापन, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि व्यायाम करने से आपके रक्तों में गतिशीलता आ जाती है। आप फुर्तीलापन, एक्टिवनेस से फील करते हैं। आपको भूख भी लगती है। तो उपयुक्त सभी कारण यहाँ सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग उपयुक्त सही कारण हो गए सभी। वित्त आरेख उपयोगी होगी। एक प्रतिरूप के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। सी समग्र के संबंध में किसी एक के मूल को प्रदर्शित करने के लिए। और डी ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या, वित्त आरेख उपयोगी है तो विभिन्न मात्राओं की तुलना के लिए। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एक एनसीएफ आधार पत्रक बल देता है। किस पे बल देता है? परीक्षा निष्पादन पर, खुली पुस्तक पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, सतत आकलन पर। आप जानते हैं कि जो एनसीएफ 2005 है वो क्या करता है? वह सतत आकलन करता है। सामाजिक विज्ञान के परीक्षा सुधार हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसका फुल फॉर्म 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया ताकि छात्रों के मन से परीक्षा के भय को क्या किया जाए? कम किया जाए। यानी परीक्षा के दौरान जो छात्रों के अंदर भय होता है उसी भय को कम किया जाता है। एनसीएफ के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य आपको सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, जानकारी देना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करता है और अच्छे नागरिकों को बनाने पर भी बल दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए संस्कृत का विकास कैसे होता है? तो आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करेंगे आप राजनीति या नागरिक शास्त्र पढ़ के, और अच्छे नागरिक भी बनेंगे नागरिक शास्त्र पढ़ के। तो ये सभी विषय जो है समावेश है सामाजिक अध्ययन के शिक्षा के उद्देश्य में। नेक्स्ट देखिएगा, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। क्यों महत्वपूर्ण होता है परियोजना का? यह विद्यार्थी को रचनात्मक बनाता है या शिक्षक को रचनात्मक बनाता है। ये करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका। यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप पर बल देता है। देखिए प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? जैसे आपको किसी वो काम दे दिया जाए, प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि आप पहाड़ पर जाइए और एक का पहाड़ की चीज़ों के बारे में आप लिखिए, तो आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया तो आप उस जगह जाके अपना खुद से अनुभव करके सीखेंगे। तो करके सीखना क्या हो जाएगा? करके सीखना ही जो होता है ज्ञान, वह क्या हो जाता है? अस्थाई हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखिए अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दे से बचना चाहिए, सभी धर्मों सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो देखिए
इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना। यानी सामाजिक भारतीय बहुलतावादी क्या कहते हैं, बहुलता का मतलब हो गया कि सभी लोगों की बातों को मिश्रित करके एक कर देना, एक जगह पे उसको सेट कर देना। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।